दलितों के विरुद्ध हिंसा का मार्ग थोड़ा अपनाने से ये लोग थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि पुलिस और मुकदमे का भय रहेगा। दलितों दलितों में नागरिक अधिकारों के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग गांव के बड़े जमींदारों के यहाँ बटाई पर खेती करते हैं। जमींदार जब चाहे उन्हें खेती से बेदखल कर सकते हैं। कुछ लोग जमींदारों के यहाँ खेतिहर मजदूर हैं और बाकी लोग इन्हीं जमींदारों के यहाँ मजदूरी करके उसके बदले में मिले भोजन या अनाज से अपना पेट पालते हैं। रूढ़िवादी जमींदारों की आर्थिक हैसियत ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर ये दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। जब भी दलित अपने नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक दिया जाता है, गांव की चौकीदारी करने से भी रोक दिया जाता है। दलितों को इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित ढंग से किया जाता है ताकि वे बाध्य होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करने लगे। दलितों के लिए गांव के सार्वजनिक रास्ते तक बंद कर दिए जाते हैं। बनिए सौदा देने से इनकार कर देते हैं। गांव के साझा कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगा दी जाती है। कभी कभी तो मामूली सी घटना के चलते दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जैसे किसी दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े या गहने पहन लिए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव के आम रास्ते पर चला आए तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। दलितों के दमन का सबसे बड़ा हथियार यही सामाजिक बहिष्कार का हथियार है। दमन के इस सफल तरीके के समक्ष अब खुली हिंसा का तरीका भी कमजोर पड़ गया है। आप जिससे चाहे संबंध रखें, जिससे चाहे ना रखें, इस अधिकार ने सामाजिक बहिष्कार के हथियार को कानूनी जामा पहना दिया है, जिससे यह सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हो रहा है। यदि हमें दलितों का उत्थान करना है, उन्हें अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायनों में देना है, तो हमें बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को हर कीमत पर रोकना होगा। दूसरी बात, दलितों को एक डर और है। नए विधानमंडल में दलितों को चाहे जितना प्रतिनिधित्व दिया जाए, कुल मिलाकर उनका स्वरूप एक छोटे वर्ग का ही रहेगा। विधान मंडल में प्रभुत्व बहुसंख्यक रूढ़िवादियों का ही होगा। दलितों को के प्रति इस वर्ग का जो व्यवहार है, उसे देखते हुए दलितों के मन में यह भय है कि उनके हितों की अनदेखी की जाएगी या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो दलितों के हितों के प्रतिकूल हो। इन सारी बातों के मद्देनजर दलितों के हितों की सुरक्षा के मैं कुछ उपाय सुझा रहा हूँ। सबसे पहले तो प्रस्तावित संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाए जो सार्वजनिक जीवन में अस्पृश्यता को पूरी तरह अवैध घोषित करे। भावी संविधान के बारे में किसी सहमति पर पहुंचने से पहले हमें इस घृणित सामाजिक कुरीति से पूर्णतः मुक्ति का रास्ता ढूंढना ही होगा। यह मौलिक अधिकार इस तरह की अन्य कुरीतियों को भी दूर करे जो मानव के बीच भेदभाव और पक्षपात बरतती है। अभी मैंने सामाजिक बहिष्कार का उल्लेख किया था, इसके विरुद्ध भी कानून बनना चाहिए। इस बारे में मैंने ज्ञापन में कुछ प्रस्ताव रखे हैं। ये बर्मा में आजकल लागू एक अधिनियम से लिए गए हैं। इस समय इन प्रस्तावों पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि दमन और उत्पीड़न रोकने की जो जिम्मेदारी सरकारी और अधिकारियों को सौंपी गई है, उसे और प्रभावी बनाया जाए। फिलहाल भारत सरकार अधिनियम की धारा 110 और 111 जो अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपती है, बहुत स्पष्ट नहीं है। और अंत में हम चाहते हैं कि दलितों को किसी भी तरह के पक्षपात या उनके हितों की अनदेखी के खिलाफ केंद्र सरकार से अपील करने और वहां से असफल होने पर भारत मंत्री के सम्मुख अपील करने का अधिकार मिले। दलितों के उत्थान के लिए भारत सरकार में एक विशेष विभाग बनाया जाए।
इस तरह मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया है कि दलितों की समस्या क्या है और वे इनके समाधान के लिए क्या सुरक्षा चाहते हैं। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है कि विधानमंडलों में दलितों के उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार। मैं 2-4 शब्द इस बारे में भी कहना चाहता हूं कि एक बात जिस पर हम सभी सहमत हैं वह यह कि प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए हो, नामांकन से नहीं। दलितों के मामले में नामांकन से प्रतिनिधित्व का नतीजा बहुत ही खराब रहा है। इसका इस सीमा तक दुरुपयोग हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। नामांकन पद्धति से दलितों को कभी भी उचित और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। अब इस पद्धति को दलित वर्ग कदापि स्वीकार नहीं करेगा। जहां तक संयुक्त या पृथक निर्वाचक मंडल का सवाल है, हमारा मानना है कि यदि सामान्य व्यस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया जाता है तो दलित वर्ग के लोग कुछ समय के बाद उन्हें थोड़ा समय अपना संगठन बनाने के लिए चाहिए। संयुक्त निर्वाचक मंडल और सुरक्षित सीटों की बात मान लेंगे, लेकिन यदि व्यस्क मताधिकार नहीं अपनाया जाता तो हम अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे। जहां तक सीटों की संख्या का सवाल है, इस बारे में कोई निश्चित संख्या भी तय करना हमारे लिए संभव नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस मामले में हम किसी तरह का पक्षपात सहन नहीं करेंगे। हम व्यवहार में समानता चाहते हैं। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर है कि शेष अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। इस बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली तो यह कि हमें हिंदुओं से पूर्णतः अलग करके देखा जाए। हमें तो महज राजनीतिक कारणों से हिंदू कहा जाता है। हिंदुओं ने हमें कभी भी सामाजिक तौर से अपना भाई नहीं माना। हमारी संख्या और हमारे वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर उन्होंने सारे राजनीतिक लाभ अपनी झोली में डाल लिए और बदले में हमें कुछ नहीं दिया। बदले में हमें मिला शोषण और उत्पीड़न। हिंदुओं ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है वैसा तो उन्होंने उन से समुदायों के साथ ही नहीं किया जिन्हें हम हिंदू नहीं मानते। तीसरी बात, अधिप्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को लेकर है। अधिप्रतिनिधित्व पद्धति का बहुत दुरुपयोग किया गया है। मैं अधिप्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूँ कि किसी भी दशा में अल्पसंख्यकों को यह लाभ उनकी आबादी के अनुपात में ही मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी बहुत ही कम है। अब अगर आबादी के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो वह इतना कम होगा कि इससे अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा। अतः यदि आप सही मायने में अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं तो कुछ मामलों में इस सिद्धांत को लचीला बनाना होगा। हाँ, इसके दिए जाने के मामले में कोई स्पष्ट और एक समान सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। आखिर हम अधिप्रतिनिधित्व देने की बात इसलिए तो करते हैं कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग उन अन्यों की तुलना में संख्या बल अथवा सामाजिक हैसियत की या शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अन्य समुदायों को मुकाबला कर सके। सदस्य बिल्कुल ठीक, डॉक्टर अंबेडकर। किंतु आप किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत का लाभ उसकी राजनीतिक हैसियत या ब्रिटिश सरकार के प्रति उसकी वफादारी या उसकी सेवाओं के आधार पर दें, यह मेरी समझ में नहीं आ सकता। हमने ऐसा किया तो फिर हम ऐसी मुश्किल में फंस जाएंगे जिससे निकलना कठिन होगा। अब केंद्रीय विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मामला लें। यहाँ भी यही बात है। अगर केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है तो दलित वर्ग विधानमंडल में अलग प्रतिनिधित्व की मांग करेगा और सीटों की संख्या इस आधार पर तय होगी कि दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। लेकिन अगर आपने व्यस्क मताधिकार के स्थान पर अन्य कोई तरीका अपनाया, जैसे संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार, जिससे कि दलितों के पूरी तरह छूट जाने की आशंका है,
तो दलित वर्ग मजबूर होकर केंद्रीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधित्व के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की मांग करेगा। ये चुनाव निर्वाचक मंडलों के माध्यमों से होगा, जिसमें प्रांतीय विधानमंडल, नगर पालिका और जिले की स्थानीय परिषदों के दलित वर्ग के सदस्य होंगे। कुल मिलाकर दलित वर्ग के बारे में मैंने अपनी बात कह दी है। दरअसल अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मामला ही सारे मामले का निचोड़ है। अगर बहुसंख्यक चाहते हैं कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग उनका साथ देकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो भारत में जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर सके, तो उन्हें अल्पसंख्यकों के मन से हर तरह की आशंका को दूर करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ बता दूं कि हम में से अधिकतर लोग फिर डोमिनियन स्टेट्स के पक्ष में चले जाएंगे। 5वीं बैठक 14 जनवरी 1931। अध्यक्ष, अभी अभी जो प्रस्ताव हमारे सामने आए हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को जो हमारे सामने है उसे मंजूर करना असंभव हो गया है, क्योंकि इससे तो समग्र स्थिति ही बदल जाती है। यदि आप लोग सहमत हैं तो मैं इस उपसमिति की बैठक यहीं स्थगित कर देता हूं। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि जो लोग इस मुद्दे पर बातचीत में रुचि रखते हैं वे मिलें और हम इसमें डॉक्टर अंबेडकर को अवश्य शामिल करें। डॉक्टर अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होगी। अध्यक्ष, हमें इसमें उन्हें शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि विचार विमर्श से कोई समाधान निकल ही आए। माननीय पीसी मित्तर महोदय, मैं भी इस विचार विमर्श में शामिल होना चाहता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर, अभी हम किस वर्ग को कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन तनिक गौर कीजिए और विभिन्न वर्गों के लिए जो प्रतिशत सुझाए गए हैं उनका योग कितना है, यह तो 100% के ऊपर निकल जाता है। जबकि अभी पंजाब, बंगाल व अन्य भागों में बसने वाले अनेक अल्पसंख्यक वर्गों को इसमें जोड़ा ही नहीं गया है। वे पूरी तरह छूट गए हैं। अगर सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं में ही किसी को 49%, किसी को 20%, अन्य को दे दिया गया तो बाकी के लिए बचेगा ही क्या? यह नितांत गंभीर सवाल है जिस पर विचार होना चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने, इस बारे में नितांत विनम्रता सहित मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अम्बेडकर से सहमत हूँ। आप ₹1 में से पूरा आना तथा 9 पाई बहुसंख्यकों को तो देंगे और 3 पाई बाकी सभी अल्पसंख्यक वर्ग में बांटना चाहेंगे। यह कैसे स्वीकार होगा? मैं अनेक छोटे समुदायों की ओर से यह मांग करता हूँ कि इस मामले में कोई न्यायपूर्ण तरीका अपनाया जाए। अध्यक्ष, आपकी बात ठीक है। वैसे हम लोग इस मामले पर पहले भी बात कर चुके हैं। वह बातचीत बड़े ही अनौपचारिक माहौल में हुई थी श्रीफुट, लेकिन शायद कुछ लिखित में दर्ज नहीं किया गया। अध्यक्ष, अब यदि आप लोग सहमत हो तो हम माननीय मोहम्मद शफी के सुझाव पर चर्चा करें। 6वीं बैठक 16 जनवरी 1931। अध्यक्ष महोदय, संविधान में ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना जो विभिन्न समुदायों को पक्षपात रहित सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करें और स्वतंत्र निर्वहन आदि। राजा नरेंद्र नाथ, इसमें स्वतंत्र और समान निर्वहन शब्दों को और जोड़ना चाहिए। अध्यक्ष, स्त्रियों और पुरुषों को आर्थिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार। राजा नरेंद्र नाथ, स्त्री और पुरुष शब्द के बजाय हम क्या नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? यूँ मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता। अध्यक्ष, समानता की बात मुख्य है, बाकी चीजें गौण हैं। राजा नरेंद्र नाथ, स्वतंत्र और समान उपयोग ठीक रहेगा। अध्यक्ष, वास्तव में यह मुद्दा तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उठाया था। राजा नरेंद्र नाथ, डॉक्टर अम्बेडकर ने ही अपने भाषण में समान शब्द का प्रयोग किया था। माननीय मोहम्मद शफी, स्वतंत्र शब्द में सभी चीजें आ जाती हैं। डॉक्टर सफाअत अहमद खान, मेरे विचार से इसे यथावत रहने दीजिए। अध्यक्ष, यह इस प्रकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र उपयोग
का अधिकार। आप समान स्वतंत्र उपयोग कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? क्योंकि समान शब्द व्यक्ति से जुड़ा है जो इन अधिकारों का उपयोग करेगा। एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। राजेंद्र नाथ, मैं अधिकारों की समानता की बात कर रहा हूँ।